लिखो भैया, आगे लिखो। क्या लिखा? पूरी बात हो गई। आर रेट इक्वल टू के, दैट इज दैट इज दैट इज नंबर वन नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर दो टेम्परेचर, नंबर तीन कैटालिस्ट। ठीक है। जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन इन बातों पे डिपेंड करेगा, है ना? तो अब इसके आगे क्या लिखोगे? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये किसके लिए है? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इन्हीं बातों पे आर भी डिपेंड करेगा और इन्हीं बातों पे के भी डिपेंड करेगा। और नीचे वाली चार बातों पे ना के डिपेंड करेगा ना आर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये कहानी बात समझ में आ गई? चलो आगे लिखो। लिखो फ्रॉम एबव डिस्कशन। इसको लिख लो बेटा। अच्छा, ये वाली जीरो ऑर्डर वाली भाषा समझ में आई? सारा खेल यहां जीरो ऑर्डर का ही है। ज्यादातर सवाल जीरो ऑर्डर से बनते हैं, है ना? दो ही ऑर्डर हैं, दोनों से बढ़िया सवाल बनते हैं। लिखो लिखो फ्रॉम फ्रॉम द एबव डिस्कशन इट इज क्लियर, कॉमा करके लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स, आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, दैट इज दैट इज दैट इज if rate constant is change, if rate constant is change, then rate of reaction will be also change, then rate of reaction will be also change। इसका उल्टा, उसका मन होगा चेंज होगा, उसका मन होगा चेंज नहीं होगा, है ना? while if rate of reaction is change, while if rate of reaction is change, then रेट कांस्टेंट का मन, देन देन रेट कांस्टेंट में और मे नॉट बी चेंज। मन उसका चेंज होने का मन होगा तो चेंज होगा, और नहीं मन होगा तो नहीं चेंज होगा। while if rate of reaction is change, then rate constant may or may not be change। बॉस कौन हुआ? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बदला तो रेट ऑफ रिएक्शन 100% बदलेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बदला तो रेट कांस्टेंट बदल भी सकता है, मन की बात नहीं भी बदल सकता है। ठीक है। अच्छा, ये अदला बदली कहां के चक्कर में है? समझ में आ रहा? तो बताओ किसके हिसाब से चलेगी रिएक्शन? रेट कांस्टेंट के हिसाब से। ठीक है भैया, अगली हेडिंग डालो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। दूसरा है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? कितने मोल रिएक्टेंट के इन्वॉल्व हुए हैं रिएक्शन में, वही क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी। तो लिखो लिखो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट involved in the chemical reaction, in the chemical reaction is known as molecularity, is known as molecularity, is known as molecularity, है ना? जैसे एग्जांपल देखो, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ क्या है। जैसे हमने कहा N1A,
प्लस N2B, इन दोनों से क्या बना? प्रोडक्ट बना। अब हमने कहा कि इसकी मोलिकुलरिटी बताओ, है ना? तो आप क्या करोगे? N1 प्लस N2, ये इसकी होगी मोलिकुलरिटी। तो मोलिकुलरिटी समझ में आ गया? ठीक है, लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलिकुलरिटी। अच्छा बताओ, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो पहला पॉइंट लिखो कैरेक्टरिस्टिक में, लिखो मोलिकुलरिटी इज अ, नंबर 1, मोलिकुलरिटी इज अ थ्योरेटिकल अप्रोच या थ्योरेटिकल वैल्यू, अप्रोच ऑब्लिक वैल्यू, थ्योरेटिकल अप्रोच और वैल्यू। ठीक है, दैट इज टू फाइंड मोलिकुलरिटी, to find molecularity, no need of any experimental result, no need of any experimental result, no need of any experimental result। ठीक है, अब नंबर 2 लिखो मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकती? अच्छा, जैसे हमने वहां लिखा था में, और तुम यहां मे नॉट भी लिख सकते हो। क्या क्या नहीं हो सकती? पहला, जीरो नहीं हो सकती, वहीं शुरू करो, वहीं शुरू करो, लिखो लिखो कैन नॉट बी, नंबर 1 जीरो, कभी भी मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं होगी। नंबर 2 फ्रैक्शनल, नंबर 2 फ्रैक्शनल, नंबर 3 निगेटिव, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव तो होती ही है, और नंबर 4 मोर देन 3, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है? अब जरा अब जरा एक काम करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, मे बी या कैन बी, कुछ भी लिख लो, कैन बी मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी। ठीक है, अब अगल बगल लिख लो, बताओ कैन बी जीरो, है ना? बताओ बेटा, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव और नेगेटिव, और सम टाइम, ये लिखना बहुत जरूरी है, सम टाइम मोर देन 3। क्या नहीं हो सकता है? जीरो, क्या? फ्रैक्शनल, और क्या नहीं हो सकता? निगेटिव, पॉजिटिव तो होता ही है, और मोर देन 3। ठीक है, अब अगल बगल आप लिख लो तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस ऊपर याद रखना, ये कैन भी है, वो कैन नॉट भी है, क्योंकि नीचे सब कुछ पता लगे एक ही जैसा दिखना शुरू हो जाए, है ना? और ऊपर का ध्यान ही नहीं है, इसीलिए हम उनको उनको हाईलाइट किए हैं। चलो लिखो, आगे लिखो, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, स्यूडो ऑर्डर कब होगा? झूठा ऑर्डर, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी एक दूसरे के बराबर ना हो तो वो स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, है ना? लिखो फॉर स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, है ना?
क्या क्या नहीं होगा बताओ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नॉट इक्वल टू, बताओ बेटा, मॉलिक्युलरिटी। लिख लो। यदि, अच्छा, यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी आपस में बराबर हो गए तो वो सही ऑर्डर की रिएक्शन है ना? वो सही ऑर्डर की रिएक्शन है। और यदि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक दूसरे के बराबर नहीं हुए तो स्यूडो ऑर्डर। लिखो, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। हाँ, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होगा? स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी 2 होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। ये क्या आपस में बराबर हैं? अच्छा देखो नाम कैसे रखते हैं, बहुत ध्यान से देखो। स्यूडो झूठा है ना, स्यूडो यूनी, स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर। यूनी मींस 1, 1 क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना। अब जिस देखो, झूठा ऑर्डर 1, कौन सा झूठा, कौन सा ऑर्डर? 1। इसका मतलब झूठा ऑर्डर यदि 1 है तो मॉलिक्युलरिटी इससे ज्यादा होगी, दैट इज 2 है ना। अच्छा बताओ, स्यूडो बायमॉलिक्यूलर, बताओ स्यूडो बायमॉलिक्यूलर यानी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 2। समझ में आ रहा? स्यूडो के साथ जो नाम लिख दिया जाए वो ऑर्डर है, समझ में आ रहा? जैसे स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1। इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी इससे ज्यादा है। बाय लिख दिया गया, इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी उससे ज्यादा है। क्लियर है? बस तुम ये याद रखो कि नॉट इक्वल टू होना चाहिए। अब बताओ यहां पे ये मॉलिक्युलरिटी 2 है और 1 है, तो बताओ ये स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर के एग्जांपल हुआ कि नहीं? क्लियर है? अब एग्जांपल क्या है वही लिखा रहे हैं, लिखो। अच्छा ये जानते हो क्यों होता है? जैसे रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में ले लो तो वो कंसंट्रेशन के रिप्रेजेंटेशन में आएगा नहीं। क्लियर है? तो मॉलिक्युलरिटी ज्यादा हो गई और कंसंट्रेशन में आया नहीं तो उसकी पावर आएगी नहीं, और पावर आई नहीं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, है ना। तो लिखो, लिखो जैसे हमने ऐसे लिखा, इसके लिए तुम्हें मैं बता देता हूं कैसे ये चीज तुमको समझ में कैसे आएगी। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे हमने कहा कि जैसे हमने कहा a प्लस बी, है ना बेटा, a प्लस बी, और ये बना लिया है प्रोडक्ट। ठीक है, हमने कहा इस समय इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है? आप कहेंगे 2, एक ये और एक ये, कितना हो गया? 2। ठीक, अच्छा तो ये तो आप देख के बता दिए, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिना एक्सपेरिमेंटल लॉ के नहीं लिख पाओगे। ठीक है, अब हमने तुमसे कहा कि ये एक्सेस में है, ये किसमें है? बी एक्सेस में है, तो रेट लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या होगा? के कंसंट्रेशन ए की पावर 1, और यहां बी नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? रेट लॉ में एक्सेस जो कंपोनेंट होता उसको नहीं लिखा जाता। अब आपसे कोई पूछे अच्छा इसका बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? 1। तो बताओ मॉलिक्युलरिटी 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, तो क्या ऐसा रिप्रेजेंटेशन स्यूडो ऑर्डर का नहीं होगा? हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो क्या समझे? बोलो, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में होता है रेट लॉ के अंदर उसकी कंसंट्रेशन नहीं लिखी जाती है। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कल को हमने ये रिएक्शन लिखी होती और सीधे हम आपको ये लिख देते, ये, आप देखो 2 तरीके से आप समझ सकते हो। बोलो रेट लॉ में जो अपसेंट है इसका मतलब वो एक्सेस में है ना। दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। रेट लॉ में कौन मौजूद नहीं है? बी, इसका मतलब वो एक्सेस में था।
क्लियर है? अच्छा ऐसे बोलो, बोलो रेट लॉ में एक्सेस अमाउंट वाले को नहीं लिखते, ऐसे बोल लो। और जो नहीं है इसका मतलब वो एक्सेस में था। क्लियर है? तो जरा नीचे नोट करके लिख लो, लिखो, लिखो जो रिएक्टेंट, लिखो जो रिएक्टेंट एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में, लिख लो बेटा, लिख लो, लिख लो, समझाने वाली भाषा लिखा रहे हैं, ये किताब वाली भाषा नहीं है। लिखो जो रिएक्टेंट एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में एब्सेंट होता है ना, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करती है और वो एक्सेस अमाउंट में होता है, और वो एक्सेस अमाउंट में होता है ना। और नीचे एक लाइन से लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन, लिखो रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन एक्सेस, एक्सेस अमाउंट रिएक्टेंट, एक्सेस अमाउंट रिएक्टेंट। अब तो भाषा सब समझ में आ गई है ना। एक्सेस अमाउंट वाला रिएक्टेंट, तो एक्सेस अमाउंट क्या, रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा क्लियर है। नीचे हेडिंग डालो, एग्जाम्पल ऑफ, लिखो एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ, लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो पहला लिखो नंबर वन, नंबर वन लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। अच्छा एस्टर क्या होता है, आर सी ओ आर, इसको आर डैश कर दो, प्लस हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो किससे रिएक्शन करा रहे हैं, पानी से। मीडियम कौन सा लिए हैं, एसिडिक। ठीक है, अच्छा देखो पानी कैसे आजकल टूटता है, H प्लस और OH माइनस में, टूटा है ना, टूट गया। अच्छा बताओ, अब देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, यहां से क्या निकल गया, R डैश, है ना। अब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, अरे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ठीक, अब ये प्लस वाला इनके साथ चला गया तो ये क्या बना लिया, R डैश OH, प्लस ये क्या बन गया, RCOOH, ये हो गई एसिड, ये हो गया एल्कोहल, और एसिड और एल्कोहल को मिलाते हो तभी तो एस्टर बनता है। तो जब एस्टर टूटेगा तो उन्हीं में तो टूटेगा जिनसे बन के आया है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल ले लो, एक एक मोल, दोनों को जोड़ दो, दोनों में से एक लोटा पानी निकाल दो, एस्टर बन जाएगा। और ये जो एक लोटा पानी निकाले थे वही एस्टर में डाल दो, तो उन्हीं में टूट जाएगा जिनसे वो बन के आया है। क्लियर है, कहानी समझ में आ गई। तो देखो आप जरा ध्यान से देखो, यहां वाटर किसमें है, एक्सेस में, किसमें है, एक्सेस में। कोई आपसे कहे इसकी बताओ मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2, 1 1, क्या है 2। अब आपसे कोई पूछे रेट, तो रेट के इक्वेशन कैसे लिखोगे, के कंसंट्रेशन ऑफ RCOOR डैश, क्या इस पे डिपेंड करेगा, एक्सेस है यहां लिखा जाएगा। तो बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1, मॉलिक्युलरिटी 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, तो ये क्या हो गया, स्यूडो यूनिमोलिकुलर का एग्जाम्पल। अरे यहां पावर कितनी है, 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। और इसी के नीचे एक छोटा सा नोट चिपकाओ, नंबर 2 ना डालना, दूसरा एग्जाम्पल दूसरा है। क्लियर है,
इसी के नीचे एक नोट चिपकाओ। अभी आप हाइड्रोलिसिस ऑफ, हम आपको है ना केन सुगर भी पढ़ाएंगे, वो भी स्यूडो यूनिमोलिकुलर का एग्जाम्पल होता है। लेकिन पहले आप एस्टर का एक नोट लिखो, नोट लिखो, लिखो नोट में लिखो लिखो वाइल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वाइल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वाइल, नोट में लिखना ये, वाइल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन अल्कलाइन मीडियम, in alkaline medium is an example of second order reaction, is an example of second order reaction। जैसे इसका एक नोट का एग्जांपल बना लो। देखो ये हमने क्या लिखा, ये लिखा RCOOR डैश, ठीक है बेटा, और प्लस किससे रिएक्शन कराएंगे, बेस, है ना बेटा। और उसके बाद अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो ये टूटा तो ये क्या बना लेगा, ये टूटा, ये क्या हो जाएगा R डैश OH, क्यों बेटा, और ये यहां जुड़ जाएगा R की जगह, तो क्या हो जाएगा RCOO और Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड एल्कोहल बना, ठीक है। अच्छा अब ना ये एक्सेस में है ना ये एक्सेस में है। अच्छा इसकी बताओ मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 1 1 2। अब इसका रेट लॉ लिखोगे तो क्या लिखोगे, K कंसंट्रेशन RCOOR डैश, है ना, और कौन NaOH, क्योंकि कोई एक्सेस में नहीं है। तो बताओ इसका n क्या होगा, 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 + 1 = 2। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों मैच कर गए ना, इसका मतलब ये रियल ऑर्डर की रिएक्शन है। और रियल ऑर्डर इसका क्या है, सेकेंड ऑर्डर। कौन सा, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, और नोट को एक गोले में बंद कर लो, जितना पूरा नोट लिखाया ये स्यूडो का एग्जाम्पल नहीं है। कुछ गधा पता लगे इसको भी स्यूडो का ऑर्डर समझ लें। स्यूडो का ऑर्डर वो था पहले वाला, ये क्या है, देखो एस्टर के साथ देखो दुर्भाव, देखो एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कराए तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर का एग्जांपल करा, बन गया, और बेसिक मीडियम में कराए तो रियल ऑर्डर का रिएक्शन बन गया, दैट इज सेकेंड ऑर्डर। अब दूसरा स्यूडो यूनिमोलिकुलर का एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 2 लिखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन सुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन सुगर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन सुगर इन एसिडिक मीडियम। देखो बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 1 था स्यूडो यूनिमोलिकुलर का। अब हम आपको एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। ये आपका अगला है एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा केन सुगर C12 S22 और O11, इसकी हाइड्रोलिसिस कौन से मीडियम में कर रहे हो, एसिडिक मीडियम में, ठीक है भैया। अच्छा एक बात बताओ, ये डाइसैकेराइड है ना, डाइसैकेराइड में पानी डालोगे तो 2 मोनोसैकेराइड में टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। आप जरा ध्यान से देखो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2। रेट लिखोगे तो देखो वाटर कैसा है यहां पे, एक्सेस, तो रेट में क्या लिखोगे, K कंसंट्रेशन ऑफ C12 S22O11। तो बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, 1। आज बताओ मॉलिक्यूलरिटी अलग और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ। यही बार बार एग्जाम्पल दोनों आते हैं, बस क्लियर है। अच्छा मान लो किसी ने कहा कि स्यूडो बायमॉलिकुलर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 2, मॉलिक्यूलरिटी 3, खत्म बात, ठीक है। अच्छा बताओ हमेशा मॉलिक्यूलरिटी ज्यादा ही क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक एक्सेस में होगा ना, तो एक्सेस में होगा तो वो काउंटिंग तो था बट वो कंसेंट्रेशन में नहीं था, क्लियर है।
अरे मॉलिकुलरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को काउंट कर लो, जोड़ लो। तो काउंटिंग में तो था लेकिन वो कंसंट्रेशन में नहीं था। कंसंट्रेशन होता तो उसकी पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनती। इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा स्यूडो में छोटी होती है ना, और मॉलिकुलरिटी उससे बड़ी होती है।